मेरा नाम है मेहरुन्निसा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं नजराना की ये कहानी। हमारे सामने वाला घर बहुत दिनों से खाली पड़ा था। उसमें एक दिन एक 55 साल का आदमी अपनी 2 बेटियों के साथ रहने आया। उसकी बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। उनको आए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन वो लोग मोहल्ले में किसी से बात नहीं करते थे। उसकी बड़ी बेटी लगभग 22 साल की होगी तो छोटी लगभग 15 साल की होगी। इन लोगों को देखकर लगता था कि जैसे बहुत ही गरीब लोग हैं। उस आदमी की बीवी नहीं थी, उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी नजराना तो बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता बस अपनी आंखें झपकाना भूल जाता था। उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी उसकी लड़की का रिश्ता मांगने उसके घर जाता तो वह उन लोगों को धक्के मारकर घर से निकाल देता था और वो अपनी बेटियों को लेकर बहुत ही सतर्क रहता था। आज तक उसकी बेटियों को किसी ने दरवाजे पर भी खड़ा नहीं देखा था। वो हमेशा अपने घर का दरवाज़ा बंद करके रखता था। स्कूल कॉलेज के अलावा वो अपनी बेटियों को कहीं नहीं भेजता था। एक बार मेरी नज़र उसकी बड़ी बेटी पर पड़ी थी तो मुझे बहुत ही चुप चुप और उदास लगी थी। मेरा दिल करता था कि मैं उस लड़की से बात करूं, उससे दोस्ती करूं। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि अम्मी, मुझे लगता है कि मुझे साथ वाली नजराना से बात करनी चाहिए। उसका बाप उसे घर में कैद करके रखता है, बाहर निकालता है तो बुरके में कैद रखता है। वह बेचारी कितना उदास रहती है। अगर मैं उसके साथ दोस्ती कर लूँगी तो कम से कम उसकी तन्हाई तो कुछ हद तक कम हो जाएगी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे डांट दिया। कहने लगी, खबरदार जो तुम उसके घर गई और उससे बोली ये लोग मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अम्मी की बातें सुनकर मैं भी थोड़ा डर गई थी। मैंने आस पड़ोस में भी सुन रखा था कि ये लोग बहुत ही अजीब हैं। पड़ोस वाली शन्नो चाची तो कहने लगी कि मुझे तो लगता है कि इन दोनों का बाप बेटी का रिश्ता ही नहीं, इन दोनों का रिश्ता कुछ और ही है। नहीं तो खुद ही सोचो, कोई बाप अपनी जवान बेटी को इस तरह कैद करके क्यों रखेगा। हालांकि छोटी बेटी तो हर जगह आती जाती रहती है, बस बड़ी बेटी को ही कैद करके रखता है। शन्नो चाची की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। शन्नो चाची तो भवें चलाते हुए बोली, अरे बेटा, ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। मैं तो कहती हूँ तुम भी इन लोगों से दूर ही रहना। आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, कह नहीं सकते, सगे रिश्तों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। शन्नो चाची की बातें सुनकर अब मेरी दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहती थी, उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहती थी, जिससे कि मैं पता लगा सकूं कि आखिर नजराना इतनी उदास और घर के अंदर बंद क्यों रहती है। एक दिन मैं नजराना के घर के सामने से गुजर रही थी तो मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं वहीं पर रुक गई और कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी तो अंदर से किसी लड़की की ज़ोर क़दर रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने बिना सोचे समझे जल्दी से गेट खटखटाने लगी। तभी उस 55 साल के आदमी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही गुस्से से बोला, क्या बात है लड़की? मैं बोली, अंकल, आपके घर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मुझे लगा कि कहीं आप लोगों को मदद की ज़रूरत ना हो। अंकल ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगे कि लड़की, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है और अच्छा होगा तुम हमारे घरेलू मामलों में दूर ही रहो, हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर उन्होंने मेरे मुंह पर ही ज़ोर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे बहुत ही गुस्सा आया और हैरत भी हुई कि कैसा बदतमीज़ इंसान है। आखिर मैं उससे कुछ लेने तो नहीं आई थी, बस उसकी मदद करने ही तो आई थी। मैं घर वापस आ गई और अपनी माँ को ये सारी बातें बताई तो मेरी माँ उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगी। कहने लगी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की? मैंने तुम्हें पहले ही समझा रखा था कि उन लोगों से दूर रहना, फिर भी तुम्हारी अकल में बात नहीं आती। आने दो तुम्हारे अब्बा को, तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और अपने कमरे में चली गई। लेकिन अम्मी की इतनी नसीहतों के बाद भी मेरे ऊपर ज़रा सा भी असर नहीं हुआ था। मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि मैं नजराना से दोस्ती करके रहूँगी और
उसके घर के क्या हालात हैं वो सब जानकर रहूँगी। क्या पता वो मुसीबत में हो और मैं उसकी मदद कर सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली शहनाज के घर गई हुई थी। उसका घर उसी मोहल्ले में था और मैंने शहनाज से कहा चलो ऊपर छत पर चलते हैं। शहनाज और मैं ऊपर छत पर आ गए। नजराना और शहनाज का घर आपस में जुड़ा हुआ था। शहनाज की छत से नजराना का आंगन साफ दिखाई देता था और ये देखकर मैं एकदम से खुश हो गई। मेरे चेहरे पर खुशी देखकर शहनाज मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। बोली तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? मैंने उसको सारी बात बता दी। मैंने कहा कि अब मैं नजराना से दोस्ती कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर शहनाज ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। कहने लगी पागल लड़की, इस मामले से दूर रहो, वही ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा कि इसमें अजीब क्या है, मैं तो बस नजराना से दोस्ती करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। तुमने ध्यान नहीं दिया तो कितना उदास रहती है, हर वक्त उसकी आंखें लाल रहती हैं जैसे वो रोती रहती हो। शहनाज कहने लगी वही तो तुम्हें समझा रही हूँ पागल लड़की, क्या पता वो दोनों बाप बेटी ना हो, मियाँ बीवी हो और वह इसीलिए अपनी बीवी को लोगों से छुपा कर रखता हो जिससे कि लोग उस पर उंगली ना उठाएं कि उसकी बीवी कितनी कम उम्र है, बिल्कुल उसकी बेटी लगती है और वह उसका बाप लगता है। इसीलिए वो नजराना को इतने पर्दे में रखता है और किसी से मिलने जुलने नहीं देता। शहनाज की बात सुनकर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा रहा था। मैंने कहा कि नहीं शहनाज, मैंने उस लड़की को ज़ोर ज़ोर से एक बार रोते सुना था। मुझे लगता है ज़रूर ये लड़की किसी परेशानी में है, हमें इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। कुछ भी हो जाए मैं उसको इतना उदास नहीं देख सकती। शहनाज मुझे समझाने लगी, कहने लगी ऐसा ना हो हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। अभी मैं और शहनाज ये बातें कर ही रहे थे कि नजराना मुझे अपने आंगन में नजर आई। मैंने जल्दी से शहनाज को इशारा किया कि देखो नजराना अपने आंगन में कुछ काम कर रही है, यही मौका है, हम उससे बात कर सकते हैं। शहनाज पहले तो मुझे समझाने लगी लेकिन जब मैं नहीं मानी तो वो गुस्से से पैर पटकते हुए ये कहकर चली गई कि तुम ही उससे बात करो। शहनाज के जाने के बाद मैंने नजराना को इशारा किया। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो जल्दी से अंदर की तरफ जाने लगी। मैं बोली नजराना, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। कुछ सोचकर नजराना ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर आ गई। मेरे पास आई तो मैंने उसे सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब देकर पूछा कि तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हो। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे बहुत ही गमज़दा लगती हो और तुम्हारी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि तुम रोती रोती रहती हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसने बहुत ही दुख और गमगीन होकर बोली मेरी मदद करके क्यों तुम खुद को परेशान कर रही हो। मैंने हैरत से नजराना को देखा। मैंने कहा कि किसी की मदद करके कोई परेशान नहीं होता, बल्कि उसे अंदर से बहुत खुशी मिलती है। मैं तुम्हारी मदद करके कोई परेशान नहीं होने वाली। तुम चाहो तो मुझसे हर तरह की बात शेयर कर सकती हो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं किसी गैर से तुम्हारा राज नहीं खोलूँगी। मेरी बात सुनकर नजराना हल्के से मुस्कुरा दी, फिर बोली मैं बहुत ही बदकिस्मत लड़की हूँ। कभी कभी लगता है कि अब्बा जान ने मुझे घर में कैद करके मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि अब्बा जान ने मुझे घर में कैद करके बहुत अच्छा किया है। मैं इसी काबिल हूँ, मेरी यही सज़ा होनी चाहिए। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मुझे जीने का भी हक नहीं है। नजराना की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। नजराना तो पहेलियाँ बुझा रही थी। मेरे पास वक्त भी बहुत कम था। उसका सन की बाप किसी भी वक्त आ सकता था। तभी मुझे शहनाज की आवाज़ कानों में सुनाई दी। वो मुझे बुला रही थी, कह रही थी कि तुम्हारी अम्मी आई है, जल्दी से नीचे आ जाओ। मैं जल्दी से नजराना को खुदा हाफिज़ बोलकर नीचे आ गई और अम्मी के साथ घर वापस आकर भी मैं यही सोच रही थी कि आखिर नजराना से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो वो खुद से ही नाराज़ है। मैंने सोचा कि मुझे नजराना के घर जाकर ही उससे बात करनी चाहिए। उसका बाप घर पर नहीं होगा, तभी मैं शहनाज के घर से होती हुई उसके घर चली जाया करूँगी। अगले दिन मैं फिर शहनाज के घर गई। मैंने छत पर जाकर देखा तो नजराना आंगन में
चारपाई डालकर बैठी हुई थी, लेकिन आज भी वह रो रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ ऊपर छत तक आ रही थी। वह अपना पेट पकड़े बैठी हुई थी और ऐसे कराह रही थी कि जैसे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से उसे आवाज़ दी। उसने मेरी तरफ देखा और इशारों से कहा कि वह ऊपर छत पर नहीं आ सकती, अगर तुम चाहो तो नीचे मेरे पास आ जाओ। मैं जल्दी से छत से होती हुई उसके पास आ गई। वह अब भी अपना पेट पकड़े बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा, नजराना तुम्हें क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर उसके मुंह से बहुत ही मुश्किल से लफ्ज़ निकल रहे थे। उसने कहा कि हाँ, मेरे पेट में इस वक्त बहुत तेज़ दर्द है और ये दर्द तब मेरी जान के साथ ही जाएगा। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा मेरे ऊपर यकीन करके तो देखो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। यूँ अकेले घुट घुट कर जीने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरी बात सुनकर नजराना रोते हुए बोली कि तुम मेरे लिए सिर्फ अल्लाह से दुआ करना कि वो मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। मैंने अपने अब्बा जान का भरोसा तोड़ दिया है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने कौन सा जुर्म किया है तो वह जीते जी मर जाएंगे। मेरे अब्बा जान बहुत ही नेक इंसान हैं। आज तक उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। ऐसे नेक इंसान दुनिया में कम ही मिलते हैं। वह हम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हम पर बहुत ही फ़क्र है। लेकिन मुझ जैसी बदकिस्मत बेटी अल्लाह किसी को भी ना दे। उसके पेट का दर्द कुछ कम हो चुका था। वह थोड़ी ठीक लग रही थी। वो मुझे अंदर कमरे में लेकर चली गई। मुझे कुछ डर भी लग रहा था कि कहीं उसका सन की बाप ना आ जाए या फिर मेरी माँ को पता चल गया कि मैं यहाँ इसके घर आई हूँ तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। नजराना का कमरा देखकर मैं दंग रह गई थी। उसकी अलमारी में बहुत ही महंगे कपड़े लटक रहे थे। जूते चप्पलों की भरमार थी। इतने महंगे महंगे सैंडल मैंने आज तक नहीं देखे थे। वह लोग देखने में तो बहुत ही गरीब लगते थे, लेकिन नजराना ने जब अलमारी खोली और मेरे सामने नजराना का सामान दिखा तो मैं दंग रह गई थी। हालांकि नजराना ये महंगे कपड़े कभी नहीं पहनती थी। वह हमेशा बहुत ही सादा से सादा कपड़ों में रहती थी। मैंने नजराना से कहा, जब तुम्हारे पास इतने सुंदर और महंगे कपड़े हैं तो तुम ये पुराने से कपड़े क्यों पहने रखती हो? मेरी बात पर सुनकर उसके चेहरे पर और भी ज़्यादा दुख उभर गया था और कुछ ही देर में उसकी हिचकियाँ बन गई थी। रोते हुए कहने लगी, इन कपड़ों को पहनकर मुझे खुद से नफ़रत होती है, दहशत होती है। मुझे ये कपड़े मुझे कांटों की तरह चुभते हैं, इसीलिए मैं ये कपड़े नहीं पहनती। तुम चाहो तो इनमें से कुछ सामान ले जा सकती हो, ये तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। मैं नजराना का सामान लेकर नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब उसने बहुत ज़िद की तो मैंने एक सूट उठा लिया। फिर नजराना बोली, तुम इसे ज़रूर पहनना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा और जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे आखिरी बार देखने ज़रूर आना। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने उससे कहा, आखिर क्या बात है? तुम मुझसे बताती क्यों नहीं? क्या तुमको मुझ पर यकीन नहीं? मेरी बात सुनकर नजराना थोड़ी देर बाद उठी और अलमारी के पीछे लगे एक छोटे से ड्रॉल को खोला। उसमें से एक काले रंग की डायरी निकाली और बड़े से लिफाफे में डालकर उसने मुझे ये डायरी थमा दी और बोली, जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो ये डायरी तुम मेरे अब्बा जान को दे देना। मुझे उसकी बातें बहुत ही ज़्यादा हैरानी में डाल रही थी, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैं उससे और ज़्यादा बातें नहीं कर सकती थी। तभी बाहर के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई। मैंने जल्दी से सामान उठाया और ऊपर छत से होती हुई शहनाज की छत पर आ गई। मैं बहुत ही दिलचस्पी से उस डायरी को देख रही थी। पता नहीं उस डायरी में ऐसा क्या था जो नजराना ऐसी बातें कर रही थी। मैं घर आई तो मेरी माँ ने मेरे हाथों में इतना महंगा सूट देखा तो हैरानी से पूछा, रिजवाना, इतना महंगा सूट कहाँ से ले आई हो? तुम तो घर से पैसे लेकर भी नहीं गई थी जो बाहर से ख़रीद कर ले आओ। मैं अपनी अम्मी से कुछ भी छुपा नहीं सकती थी। वैसे भी आज तक मैंने अपनी अम्मी से कुछ भी छुपाया नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी अम्मी को सारी बातें बता दी, बस डायरी वाली बात छुपा ली। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी ने अपना सिर पीट लिया और गुस्से से बोली, रिजवाना, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम उस लड़की से दूर रहो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती और आज तो तुम उसके घर तक पहुंच गई और उसने तुम्हें गिफ्ट भी दे दिया।
और लड़की की बातें कितनी अजीब हैं। खुदा ना करे उसे कल को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? अगर तुम उनके किसी मामले में फंस गई तो हम तो कहीं के ना रहेंगे। खबरदार जो कल से तुम उसके घर गई। अम्मी की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं अम्मी को समझाने लगी, अम्मी आप कितनी खुद गर्ज हैं। वो लड़की किसी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और आप हैं कि मुझे उसे मिलने देना नहीं चाह रही। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूँगी तो उसकी मदद करने मोहल्ले में कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर उस लड़की को कल कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन मेरी अम्मी ने मुझ पर बहुत ही सख्ती से पाबंदी लगा दी और मुझे उनके घर जाने से मना कर दिया। अब मैं बहुत पछताई कि मुझे अपनी अम्मी को ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। कम से कम मैं नजराना से मिल तो सकती थी ये, और वो जान सकती थी कि उसको क्या परेशानी है। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए थे और फिर वह मुझे खबर मिल ही गई जिसका मुझे डर था। नजराना के पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा और उसकी तेज़ दर्द के चलते उसकी मौत हो गई थी। लेकिन ये बात सिर्फ मैं जानती थी कि नजराना की मौत का जिम्मेदार उसके पेट का दर्द था। मोहल्ले वाले अजीब बातें बना रहे थे कि भला जवान लड़की इस तरह अचानक बिना किसी वजह के कैसे मर सकती है। ज़रूर उसकी मौत के पीछे उसका जालिम बाप जिम्मेदार है। लेकिन मैंने अपने होठ सी लिए थे। मैंने किसी को नजराना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन नजराना के जाने का मुझे बहुत दुख था। सब लोग नजराना के बाप को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि नजराना का बाप बेकसूर है, क्योंकि नजराना ने मुझे बताया था कि उसके बाबा बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर नजराना के बाबा उसे परेशान करते तो वो मुझे अपने बाबा के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बताती। सारे मोहल्ले वाले उसके घर इकट्ठे हो गए और उसके बाबा से पूछताछ करने लगे। मेरे अब्बा भी गए थे। मेरे अब्बा ने पूछा, तुम्हारी बेटी जवान थी, शादी के लायक थी, फिर तुमने उसकी शादी क्यों नहीं की? चारों तरफ से नजराना के अब्बू पर सवालों की बौछार हो रही थी। लेकिन वह बेचारा बस रोए जा रहा था कि मुझे नहीं पता मेरी बेटी को क्या हुआ था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। शादी के लिए वह खुद ही मना करती थी, इसलिए मैंने उसकी शादी नहीं की थी। जब इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मेरी बेटी के लिए आते थे और वो उन्हें मना कर देती थी तो मैं अपनी बेटी का सारा गुस्सा रिश्ते लाने वाले पर निकाल लेता था, क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। मैं उससे कुछ भी नहीं कह सकता था। जब नजराना के अब्बू बार बार कहने लगे कि अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तो सब मोहल्ले वालों ने तय किया कि पुलिस को खबर देनी चाहिए। और फिर पुलिस को खबर दी गई। पुलिस आई और नजराना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह ही जाने। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद नजराना के अब्बू बहुत ही शांत थे। अब उनके आंसू थम चुके थे। पुलिस वालों ने नजराना के अब्बू को बेकसूर ठहराया, उसे छोड़ दिया था। नजराना का कफन दफन होने के बाद कुछ दिन गुजर गए, तब मुझे नजराना की वो काले रंग की डायरी याद आई। उसने कहा था कि मेरे मरने के बाद ये डायरी मेरे अब्बू को दे देना। मैंने जल्दी से वह डायरी ली और उसके घर की तरफ चल दी। एक पल तो ख्याल आया कि क्यों ना ये डायरी खोल कर पढ़ लूँ, ज़रूर इसमें उसकी मौत का राज छुपा होगा। लेकिन फिर सोचा ये उसकी अमानत है और मुझे उसे उसके अब्बा को दे देना चाहिए। मैं जैसे ही उसके घर में पहुंची तो वहाँ पर गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। पड़ोसी ने बताया कि वो अपना सामान लेकर यहाँ से चले गए हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक एरिया है, वहीं पर उन्होंने अपना मकान ले लिया है और ख़ुद का कारोबार शुरू कर लिया है। अपनी छोटी बेटी का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करा दिया है। मुझे सुनकर हैरत का झटका लगा था। जो लोग कल तक इतने गरीब थे कि उन्होंने इस गरीब मोहल्ले में किराए पर मकान लिया था, आज वो बेटी के मरने के बाद इतना अमीर कैसे हो गया। मैं अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि डायरी खोलकर पढ़ लूँ या नहीं। फिर मैंने फैसला कर ही लिया कि मुझे ये डायरी खोलकर पढ़ लेना चाहिए। जब मैं डायरी खोलकर पढ़ रही थी तो डायरी में लिखा हुआ था, अब्बा जान मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके भरोसे को तोड़ा। जो गुनाह मुझसे हुआ है उसके बाद मैं आपके सामने सर उठाने के काबिल भी नहीं हूँ। बाबा, मैंने अपनी
इज्जत को दागदार बना दिया। माँ के मरने के बाद आपने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, लेकिन मैं ही रास्ते से भटक गई थी। कॉलेज में मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी। उसका नाम असलम था। असलम बहुत ही अमीर था, पूरे कॉलेज की जान था। लड़कियां उसके पीछे दीवानी थी, लेकिन वह मेरे पीछे आया था और मैं भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। उसकी बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा बंगला और पैसे की चमक ने मुझे अंधा बना दिया। मुझे लगा कि वह मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, मैं उसके बड़े से बंगले में रानी बन के रहूंगी, लेकिन वो तो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मुझसे अपनी हवस पूरी करना चाहता था। मैं असलम को अपना मसीहा समझती थी, लेकिन वह तो मसीहा नहीं बल्कि इंसान के रूप में छुपा एक भेड़िया था। मुझे अपने बड़े से बंगले में ये कहकर ले गया कि शादी से पहले अपने घर को देख लो, जिस घर में मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मैं भी खुशी खुशी उसके पीछे चली गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ वो मुझे अपना बंगला दिखाने नहीं, मुझे वहाँ की रानी बनाने नहीं, बल्कि वो मेरी इज्जत रौंदने के लिए लेकर गया था। जिस वक्त मैं उसके बंगले पर पहुंची थी, पूरा बंगला सुनसान था। वह भूखे भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ा था। मेरी चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, और जब वह अपने इरादों में कामयाब हो गया तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि जैसे उसने कोई किला फतह कर लिया हो। शर्ट के बटन लगाते हुए बोला था, पूरा कॉलेज तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि मैं उस फूल का रस चूस कर रहूँगा, और आज मैंने वो कर दिखाया है। फिर उसके बाद उसने मेरी तरफ एक हीरे की चेन फेंकी, ये कहकर कि ये तुम्हारी कीमत है, तुम चाहो तो आगे भी मुझे खुश कर सकती हो, मैं ऐसे ही कीमती तोहफा तुम्हें देता रहूँगा। उसके उस बर्ताव के बाद शर्म और दर्द में मैंने खुद को जहर देना शुरू कर दिया है, लेकिन वो जहर से ये पेट का दर्द ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और अब्बा मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी, तो आप मेरे पेट में से वो हीरे की चेन निकाल लेना जो असलम ने मेरी इज्जत को रौंद कर उसकी कीमत लगाई थी, और मेरी मौत के बाद आप उस चेन को बेचकर छोटी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना। शायद आप मुझको माफ़ नहीं कर पाते, लेकिन मरने के बाद तो माफ़ कर ही सकते हैं। आपकी प्यारी बेटी नजराना। नजराना के ये दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहन निकले थे। बाप बेटी की इज्जत पर आँच नहीं आने देता, बेटी की इज्जत के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन बेटी अपने बाप की इज्जत को चंद लम्हों में ही रोंद डालती है। किसी की मीठी बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर वह अपने बाप की इज्जत की परवाह नहीं करती। यही कहानी का सच है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। इतने कच्चे घाव किसी काम के नहीं होते जिन्हें समय भर देता है। हृदय में किसी का चित्र लगाना हो तो पहले कील गाड़नी पड़ती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।